आपने देखा होगा कि कुछ ग्रह अच्छे कुछ ग्रह खराब। कभी आपको बोला जाएगा ये भारी है, ये अच्छा है, ये खराब है। ये कहानी क्या होती है और कैसे पता लगेगा आपकी कुंडली में कौन खराब है? भाई शनि है, राहु है, केतु है, सबको पता है खराब होते हैं। मंगल है, कुछ दोष देता है, सबको थोड़ी ना देता है। तो किसको कौन सा ग्रह अच्छा फल दे रहा है, कौन सा ग्रह खराब फल दे रहा है, यानी कि बेनिफिक और मेलिफिक अपनी कुंडली को देखकर कैसे पता चलेगा? जब आप अपनी खुद की देखेंगे, वो बात करेंगे आज। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब क्योंकि थोड़ी सी चीज एडवांस हो रही है ज्योतिष में, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज और, ज्योतिष है ना, केतु का काम है, हाथ का काम है, देखने से नहीं होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये वीडियो देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको राहु के बहकावे में आ रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद पेन पेपर लेके कागज पे अपनी कुंडली बनाकर इस चीज को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, तब तक समझ नहीं आएगा। तो ये कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आराम से बीच में डायरी लेके नोट पैड लेके बैठना, अपना बनाना और फिर समझने की उसको कोशिश करना। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा इसका, मतलब पहले तो कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद एग्जांपल दूंगा एक कोई कुंडली लेके कि किस कुंडली में कैसे देखा जाता है। और आपको होमवर्क भी दूंगा कि कल अपनी कुंडली में खुद देखना और मुझे कमेंट में बताना आपके में कौन से बेनिफिक कौन से मेलिफिक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहली बात होती है, घर तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो होते हैं, सेंटर से ऊपर से शुरू होता है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर लो। तो जो पहले घर का लॉर्ड होगा, लगन का लॉर्ड, वो हमेशा बेनिफिक होगा। ठीक है, लगन के साथ साथ 5th हाउस और 9th हाउस, ये जो मैं हाथ कर रहा हूं, ये ऐसे ट्रायंगल बनेगा, धर्म त्रिकोण इसको कहते हैं। तो त्रिकोण के जो स्वामी होंगे 1 5 9 के, वो हमेशा आपके लिए बेनिफिक होंगे, यानी कि शुभ ग्रह होंगे, चाहे भी कोई भी हो, भले ही शनि हो, भले ही मंगल हो, भले ही सूर्य हो, कोई भी हो त्रिकोण का स्वामी, वो आपके लिए शुभ है। शुभ है तो क्या करना है? गलती से भी उससे जुड़ी हुई चीज का दान नहीं करना है, वरना आप उसको कमजोर कर देंगे, उसकी शुभता को कम कर लेंगे। तो 1 5 9 के स्वामी का चीज कभी दान नहीं करनी है, वो आपके शुभ ग्रह हैं। स्वामी कौन होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अदरवाइज आप इस फोटो में देख लीजिए। इस फोटो में आप देख रहे हैं 1 और 8 का स्वामी मंगल, 2 7 का शनि, ये राशियां भी यहाँ पे लिखी हुई है, इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का बृहस्पति, 10 11 का शनि। राशियों के नाम इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी आप करते हैं वो सब है, इस हिसाब से अपने लॉर्ड्स देख लीजिएगा। तो ये जो स्वामी है, एक 1st हाउस में जो नंबर लिखा है वो राशि, 5th हाउस में जो नंबर लिखा है वो राशि, 9th हाउस में जो नंबर रखा है वो राशि, ये तीनों सबसे पहले आप लिख लीजिए शुभ ग्रह हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो अब मेलेफिक तो हो गए, अब बेनिफिक हो गए, शुभ हो गए। अब क्रूर कौन से हैं, पाप ग्रह कौन से हैं, आपको परेशान कौन से कर रहे हैं, आपको कष्ट कौन दे रहा है? तो इसके लिए आप देखेंगे 3 6 और 11, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, इनके जो स्वामी होंगे इनको हम कहते हैं त्रिशदाय भाव, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले। तो 3 6 11 के जो लॉर्ड्स होंगे वो आपको जीवन में परेशान करेंगे, आपको कष्ट देंगे, यानी कि वो आपके मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे, आपकी कुंडली के क्रूर ग्रह होंगे। ये हो गया। अच्छा, इसमें पहले ये देखना, सबसे पहली बात मैंने कौन सी बोली? 159, तो 159 वाला शुभ लिख दिया आपने। अब हो सकता है 159 वाला कोई 3 6 11 का भी हो, भाई 2 राशियों के स्वामी है ना ज्यादातर, तो हो सकता है 3 6 11 का भी हो, तो उसको सेकंड वाली कैटेगरी नहीं लेना है, पहले वाली में लेना है। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी में इसको फिट कर दिया, अब दोबारा उसको दूसरी जगह नहीं डालना है, वो फिक्स हो गया है। ठीक, एग्जाम्पल में आएंगे ना, जब एक कुंडली डिस्कस करूंगा तो आप समझ जाएंगे। 3 6 11 हो गए, ठीक है। इसके बाद अब जो बचे वो है सब न्यूट्रल, ठीक, वो सब न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का हम क्या करेंगे? न्यूट्रल को हम देखेंगे उसकी मित्रता के द्वारा लग्न के स्वामी के साथ उसके कैसे संबंध है। तो जो लग्न के स्वामी का मित्र है वो मित्र यानी कि शुभ ग्रह, लग्न के स्वामी से शत्रु है तो क्रूर ग्रह। ठीक है, बेनिफिक मेलेफिक ऐसे आप उसमें डिसाइड कर लेंगे। फ्रेंडशिप विद लग्न लॉर्ड, फ्रेंडशिप कैसे पता लगेगी उसके लिए ये टेबल देखिए, इसमें आपको हर ग्रह के हिसाब से दिख रहा है, जो से भी ग्रह के लिए आपको देखना है, जो भी आपका लग्न लॉर्ड है उस लग्न लॉर्ड वाली नाम को देखिएगा, पहले घर का जो स्वामी है उसके हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे जो ग्रह लिखा हुआ है उसके सामने जो लिखे हैं वो उसके फ्रेंड हैं, न्यूट्रल हैं या एनिमी है, जो भी है। अब केंद्र के स्वामी ना, हम लोग केंद्र स्थानों को बहुत अच्छा मानते हैं कि केंद्र के स्वामी केंद्र बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
ये बात केंद्र के स्वामी पर एप्लीकेबल नहीं है, उसको अच्छा नहीं माना गया है, सिर्फ केंद्र के घरों को अच्छा माना गया है, केंद्र के स्वामियों को नहीं, वो एक अलग चीज है। त्रिकोण के घरों को और त्रिकोण के स्वामियों को अच्छा माना गया है। और जो फर्स्ट हाउस है, पहला घर जो है, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, ठीक है। त्रिकोण मतलब 159, केंद्र मतलब 14710, ये जो बीच में ऐसे करके बनता है ना, ये 14710, ये हो गया केंद्र, ऐसे करके होता है। अब आ जाते हैं राहु केतु, क्योंकि वो तो किसी के स्वामी नहीं है। तो राहु केतु अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं या खराब दे रहे हैं, वो हमें उनकी प्लेसमेंट से देखना पड़ेगा कि वो कहां पे बैठे हैं। जैसे कि राहु जहां बैठेंगे उसको करेंगे लार्ज, एक्सपेंशन, एक्सप्लोजन। तो वो ऐड आती है ना किसी ड्रिंक की, मेक इट लार्ज, तो राहु करेंगे मेक इट लार्ज। अब आपको वो वाली चीज लार्ज करनी है कि नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है। तो और केतु बोलेंगे छोड़ दो, डिटैचमेंट। तो राहु केतु अच्छे बुरे कैसे पता लगेगा, इनसे पता लगेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपको किसी ना किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई नग पहनाया होगा ना, अंगूठी में सुना होगा, किसी को मोती बना दिया, किसी को पुखराज, किसी को मूंगा, कुछ ना कुछ ऐसे पहना हुआ होगा। वो कैसे पता लगता है क्या पहनना है? तो नॉर्मली जब आप कभी भी अपनी कुंडली ऑनलाइन बनाएंगे, ऑनलाइन जब कुंडली बनाएंगे तो आप देखेंगे जो लग्न का स्वामी है ना, उसका नग बाय डिफॉल्ट बता दिया होगा आपको कि ये आपका लाइफ स्टोन है। या डिपेंडिंग ऑन आपने जिस प्रॉब्लम के लिए बात की, 99% केसेस में आपको 1, 5 या 9 के लॉर्ड का ही जेमस्टोन बनाया होगा। हमेशा ये नहीं होता है, क्योंकि जब पढ़ते हैं ज्योतिष तो पता लगता है दूसरी चीजों की भी जरूरत होती है, उनको भी ठीक करना होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जिसने पहनाया होगा वो 159 के लॉर्ड का ही पहनाया होगा, कभी भी आप देखिएगा, ठीक है। अब इस पर एक एग्जांपल लेंगे, और पिछली बार के जो मुझे क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी मैंने लिख के रखे हैं, पिछले वीडियो के भी, उससे पिछले वीडियो के वो भी लूंगा। और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी इस वीडियो के बाद कमेंट्स देके पूछ लीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उनका जरूर जवाब दे दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं बोर्ड पे आके समझाता हूँ जरा कि स्टोरी क्या है। नॉर्मल कुंडली लेते हैं, मेष लग्न की कुंडली बना दूं या किसकी बनाऊं? एक राशि बताइए कोई जिसकी कुंडली बनाऊं। इसमें एक चीज और होती है, केंद्र अधिपति दोष, वो मैं बताना भूल गया था। केंद्र अधिपति दोष मतलब वीडियो उसके ऊपर मैं पहले बना चुका हूं, लेकिन वो भी इसमें बेनिफिक डिफाइड करने में होता है, वो भी इसमें बताऊंगा, तो आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो एक मेष लगन की कुंडली बना लेते हैं। मेष लगन की कुंडली में यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले में एक पहली राशि, ठीक है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी हम इसके अंदर कोई ग्रह नहीं डाल रहे हैं, अभी सिर्फ हमने एक खाली कुंडली बनाई है बिना ग्रह के। इसी से पता लगता है अच्छा प्लैनेट कौन सा है, खराब प्लैनेट कौन सा है, उसके लिए प्लेसमेंट देखने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है, त्रिकोण के स्वामी। त्रिकोण कहां आया, ये 5, 9। तो अब इसमें देखिए, यहां पे लिखता हूं मैं, बेनिफिक कौन से हैं, मेलिफिक कौन से हैं, और न्यूट्रल कौन से रहेंगे, ठीक। ये 3 चीजें करते हैं। तो त्रिकोण के स्वामी देखिए यहां पर कौन कौन है। पहले घर का मेष राशि एरीज का स्वामी कौन है, मंगल। तो ये बेनिफिक हो गया हमारा मार्स। अब इसमें ये देखिएगा, पहले घर का जो स्वामी है वो 8वें का भी है। 8वां बहुत खराब ग्रह होता है, लेकिन क्योंकि हमारा पहले में ही वो क्राइटेरिया मीट हो गया, तो अब हम उसको खराब वाली जगह पे नहीं देखेंगे, वो उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। 5वें का स्वामी कौन है, 5वीं राशि का, सिंह राशि, लियो, सन। और 9वीं राशि का जुपिटर। ये 3 हमारे बेनिफिक प्लैनेट हो गए। अब मेलिफिक कौन से होंगे इसमें, नुकसानदायक कौन से होंगे, वही हमारे जो बताए थे 3, 6, 11 त्रिशदाय भाव। तीसरे का कौन सा है, बुध। जेमिनी का लॉर्ड मरकरी है ना, हाँ। वर्गो कन्या राशि का, ये भी बुध है, तो बुध यहां पे पहले से ही आ गया। 11वें घर का 11वीं राशि का कुंभ राशि का कौन है, शनि, तो ये आ गया सैटर्न। 3 तो ये हो गए हमारे, 3 और 2 5 ग्रह हो गए। अब हमारे 2 बच गए, ठीक है। कौन से बच गए, अब हमारे घर कौन से हमने कवर कर लिए, ये सब कर लिए। ये हो गया, 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 ये हो गया। 2 और 7 के जो लॉर्ड्स होते हैं, 2 और 7 मतलब सेकंड हाउस और 7th हाउस, उसको हम मारक स्थान बोलते हैं।
मारक का मतलब ये मत समझिएगा कि हम मर जाएंगे, मारने वाले नहीं है, मृत्यु तुल्य दुख देने वाले हैं, दुखी बहुत करेंगे, इतना कि आदमी सोचे मर ही जाऊं इससे अच्छा, ऐसा। तो मारक कहां लिखूं, इधर लिख देता हूं। मारक 2 और 7, इन दोनों का लॉर्ड यहां पर कौन है, वृषभ और तुला, दोनों का स्वामी है शुक्र। तो वीनस इसके लिए मारक हो गया। अब हमारा बचा कौन सा घर बचा, ये 10, इसका स्वामी शनि कवर हो गया हमारा पहले से। केंद्र के ये जो है ये तीनों ये न्यूट्रल होने चाहिए, लेकिन ये पहले से यहाँ पे मेलेफिक हो चुका है, ठीक है। ये 12 भी न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे पहले से बेनिफिक हो चुका है, क्योंकि ये जुपिटर की राशि है, ये शनि की राशि है। तो शनि को हमने पहले से लिख दिया, बृहस्पति को पहले से लिख दिया, मंगल को पहले से लिख दिया। अब हमारा बचा है सिर्फ एक, ये 7 और 2 भी हो गए मारक। अब बचा है सिर्फ हमारा ये 4 नंबर। 4 नंबर राशि किसकी होती है, चंद्रमा की होती है। तो चंद्रमा को हम क्या मानेंगे इसमें, अभी तक चंद्रमा हमारा न्यूट्रल है ना, किसी भी ऐसी जगह पे ना ये कैंसिल आउट हुआ ना इस लिस्ट में अभी तक आया, तो अभी तक के लिए चंद्रमा न्यूट्रल है। अब हम इसकी देखेंगे मित्रता लगन के स्वामी के साथ। तो लगन का स्वामी कौन है, मंगल। तो हालांकि ये न्यूट्रल था, लेकिन इसलिए हम अगली कंडीशन पे गए, यानी कि इसकी लगन के स्वामी के साथ मित्रता कैसी है, और चंद्रमा मंगल चंद्र को मित्र समझता है, और चंद्रमा मंगल के लिए न्यूट्रल है। वो जो मैंने चार्ट दिखाया था रिलेशनशिप वाले में, उससे समझ जाएंगे। तो ये भी यहां पर मून भी बेनिफिक हो जाएगा, लेकिन ये वाली जो बेनिफिक है इसका शुभता है ये काफी कम है। तो अगर इसकी प्लेसमेंट खराब हुई, ये मान लो 8वें घर में चला गया, कमजोर हो गया, अमावस्या का चंद्रमा हो गया, छोटा चंद्रमा हो गया, ग्रहण में आ गया, तो फिर हम इसको बेनिफिक भी काउंट कर सकते हैं उस कंडीशन में। बट अदरवाइज इस तरह से कुछ दिखाई देता है। अब एक चीज और होती है, इसको कहते हैं केंद्र अधिपति दोष, जो मैंने बताया था। केंद्र अधिपति दोष होता है केंद्र के किसी भी घर का स्वामी अगर नेचुरली बेनिफिक है। नेचुरली बेनिफिक कौन से, जो नेचुरली शुभ ग्रह है, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध, इन चारों को हम नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं। तो उनमें से कोई अगर इन चारों में से किसी का स्वामी है, तो उसमें केंद्र अधिपति दोष लगेगा। अगर वो 7 2 और 7 मारक का भी लॉर्ड हो तो इस केस में कौन सा है, इस केस में आप देखेंगे केंद्र के स्वामी कौन से हुए, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, शनि। तो मंगल और शनि तो नेचुरली बेनिफिक है नहीं, उनको तो पहले ही हटा दो, उनमें दोष लगेगा नहीं। इन दोनों पे लग सकता है, मंगल पे, चंद्रमा पे और शुक्र पे। अब देखिए चंद्रमा इसका स्वामी है, क्या किसी मारक स्थान का भी है, नहीं है, तो इस पे भी नहीं लगेगा। शुक्र इसका स्वामी है, केंद्र का भी घर है और मारक स्थान भी है, और इस मारक का भी है, तो शुक्र इस केस में मेलेफिक हो जाएगा। वो यहाँ पे शुक्र इस केस में मेलेफिक हो जाएगा, लेकिन मारक तो ये पहले से ही था इस केस में, तो इसको मारक के साथ साथ यहां पर हम मेलेफिक भी काउंट करेंगे शुक्र को। इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में शुभ काम कर रहा है, कौन सा हमारी में खराब काम कर रहा है। तो जो शुभ काम कर रहा है उसको अपने जीवन में बढ़ाना होता है, जो खराब काम कर रहा है उसको घटाना होता है। सिर्फ इतना सा सिंपल सा रूल है, ठीक। अब पिछली वीडियो में जो कमेंट्स आए थे उनके मैं आंसर दे देता हूं कुछ। मयूरी जी को मैंने पहले भी एक बार आंसर दिया हुआ है। मयूरी जी का प्रोफेशन के बारे में क्वेश्चन था। वीनस राहु की आपकी दशा है 19/7/22 से आपको शुरू हुई थी, आपका अभी टाइम 19/7/22 से आपकी समस्याएं शुरू हुई हैं। आपकी प्रोफेशनल जो है वो अभी टाइम है कुछ अच्छा होने में, बीच बीच में कुछ बेटर हो सकता है, लेकिन आपका अच्छा टाइम जो है वो 15/5/2025 15 मई 2025 से शुरू होगा। अभी 1 साल की समस्या रहेगी, और बहुत अच्छा टाइम मतलब अच्छा होगा 15/5/25 से, बहुत अच्छा 19/7/2025 से मयूरी जी आपका प्रोफेशन का ठीक हो जाएगा। उत्पल बोरा जी की आईडी से मुझसे धृति दीपक कुछ पूछा था, असम से हैं आप, जॉब का आपने पूछा था। आपके जॉब का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अगर नहीं लगी है तो आप कोशिश कीजिए, आप कुछ ना कुछ आलस कर रहे हैं। 30 जनवरी से आपका टाइम शुरू हो गया था, 5 जून से पहले पहले आपका काम हो जाएगा, 5 जून से पहले ध्यान दीजिए और जल्दी कीजिए। मोनिका तोमर जी, हाँ जी, योग एप्लीकेबल होगा नवांश के केस में भी, लेकिन लगन कुंडली जितना मजबूत नहीं होगा, उसके मुकाबले थोड़ा कम होगा। कनिका शर्मा जी ने मुझसे गज केसरी योग का पूछा था, अगर 3rd हाउस में बन रहा हो तो एरीज असेंडेंट है आपका। हाँ, गज केसरी योग 3rd हाउस में बन सकता है, लेकिन त्रिशदाय स्थान है, जैसा भी मैंने बताया ना, तीसरा घर त्रिशदाय स्थान है। तो तीसरे घर में जब गज केसरी योग बन रहा हो तो ये मेहनत का घर है, पुरुषार्थ का घर है। अब आप ग्रह देखिए दोनों कौन से हैं, एक चंद्रमा है, एक बृहस्पति है, दोनों ही सौम्य ग्रह हैं। एक माँ महारानी रानी और एक गुरुजी, दोनों ही मेहनत वाले हैं नहीं,
तो योग तो बनता है, लेकिन तीसरे घर में होने के कारण थोड़ा कमजोर इसका असर देखने को मिलेगा आपको। बस ये था। और किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे वीडियो में पूछ लीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, कोई नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। नमस्कार।